नमस्कार दोस्तों। मैं मनीष शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौटिल्य विधि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा एक श्रृंखला चलाई जा रही है जिसमें मैं भारत का प्रधानमंत्री एपिसोड चला रहे हैं, जिसमें आज आप देख पा रहे हैं एपिसोड नंबर 10। आज 10वां एपिसोड है और आज हम जो बात करने वाले हैं मैं भारत का प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। कहानी कुछ हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां हमने लास्ट वीडियो में देखा था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जितने भी विश्लेषण हम कर सकते थे हमने आपके सामने किए। आशा है आपको ये वीडियो, ये श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही होगी। इसी में हम आगे बढ़ते हुए आज एक नए एपिसोड के साथ मैं भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समझते हैं। सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ हम अटल बिहारी वाजपेयी को ही नहीं देखेंगे। जब 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार गिरी तो 1996 से लेकर 1998 यानी 1998 तक इन 2 सालों में हमने 3 प्रधानमंत्री देखे। आप सोच कर देखिएगा, 2 साल में 3 प्रधानमंत्री गए, 3 प्रधानमंत्री आए। इन 2 सालों में 3 नई सरकारें गईं, 3 नई सरकार हमें देखने को मिली। और ये जो 1996 का जो दौर है, यहां से भारत में एक नई प्रथा प्रचलन में आई राजनीति में। वो प्रथा ये थी कि कैसे भी जोड़ तोड़ के गठबंधन की सरकार बनाइए और देश को चलाइए। कितना फायदा हो सकता है इस गठबंधन की सरकार से, या कितना नुकसान इस देश को देखने को मिला। क्या वास्तव में एक स्वतंत्र निर्णय लिए गए? जब गठबंधन सरकार आती है तो क्या वास्तविकता में देश के हित में स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं, या फिर कोई एक गवर्नमेंट काम करती है तो क्या हम उसी पर विश्वास कर सकते हैं कि ये अपनी मोनोपोली दिखाएगी? नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी काम करेगी। बात है 1996 की, जब पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल खत्म हुआ। कई बार तो उन्हें अपने ही कार्यकाल में ऐसा एहसास हुआ कि कहीं अविश्वास प्रस्ताव पास ना हो, लेकिन किसी भी तरीके से पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसमें एलपीजी जैसा सिस्टम देखा और बहुत से घोटालों के बारे में भी हमने बात की थी। जब 1996 का दौर आया तो 1996 का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें जो स्लोगन था विपक्ष का, अपोजिशन का, वो भ्रष्टाचार को लेकर ज्यादा था। यानी कि भारत में से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की जा रही थी। यानी कि जो उस समय वर्तमान में पार्टी थी उस पर तमाम प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे। कहने का मतलब था कि एक तरफ तमाम पार्टियां थी और एक तरफ वही कांग्रेस अकेली लड़ रही थी। 1996 में लोकसभा के इलेक्शन हुए और इलेक्शन होने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस लड़खड़ा गई बुरी तरह। जिस कांग्रेस को इतने सालों से शासन करने की आदत थी वो अचानक से सत्ता से बाहर हो रही थी। इस पूरे लोकसभा के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी, भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय 1996 में 161 सीट लेकर आई थी। यानी लोकसभा में 161 सीट, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन होना तो कुछ नहीं था। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो कम से कम एक जादुई आंकड़ा है 272 का। लोकसभा में आपको 272 सीट चाहिए ही चाहिए। आप इतना तो जानते ही हैं, समझते भी हैं इन बातों को, कि जब हम इलेक्शन होता है, जैसे आज भी इलेक्शन का दौर है, लोकसभा चल ही रहा है, इलेक्शन होने वाला है और आज से ये पावन पर्व शुरू हुआ है। ये राष्ट्रीय पर्व भी माना जाता है इलेक्शन को, और इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। वोट देना हमारा अधिकार है और ये देनी भी चाहिए। अभी इलेक्शन हो रहा है 543 सीटों पर लोकसभा का। ये 543 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है, हम जानते हैं। लेकिन सरकार किसकी बनेगी? सरकार उसकी बनेगी जो 543 का हाफिनली लाएगा प्लस 1 लेकर आएगा, उसकी सरकार बनेगी। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो एक जादुई आंकड़ा भारत में है 272 सीट का। अगर लोकसभा में जो भी पार्टी 272 सीट लाती है, इससे अधिक लाती है, उसी की सरकार बनती है। अब तमाम पार्टी इस कयास में है, कम से कम इस आंकड़े को हम पकड़ें। लेकिन 1996 में ऐसा देखने को मिला कि जब इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 161 सीट सबसे ज्यादा बीजेपी के पलड़े में थी, 161 सीट। दूसरा, कांग्रेस लगभग 140 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी कोई थी तो बीजेपी थी। अब बात तो यहां थी कि बीजेपी आ गई थी, लेकिन पूरा समर्थन तो बीजेपी के पास नहीं था। अगर बीजेपी को अपनी सरकार बनाती थी तो इस जादुई आंकड़े को पकड़ना था, यानी 272 सीट उसे लानी ही लानी थी। लेकिन उनके पास मात्र 161 सीट थी। एक प्रकार भारत में देख रहा था कि किसी की भी कोई सरकार नहीं बनी।
अच्छा, एक और बात, खास बात ये थी इस इलेक्शन में कि जब ये इलेक्शन बना था तो थर्ड पार्टी, यानी कह सकते हैं हम, जो थर्ड पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने भी अपना खूब जमकर प्रदर्शन किया और एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया। उसमें सीपीआई थी, जैसे कांग्रेस का 140 सीटें थी, बीजेपी और जनता दल भी थी। इन सब में सबसे बड़ी पार्टी तो बेशक बीजेपी थी, लेकिन सब पार्टियों का बराबर सहयोग था लगभग। यानी एक ऐसा इलेक्शन हो गया था कि यहाँ ये चुनना तय मुश्किल हो रहा था कि इलेक्शन हो गया, सभी सीटों पर कोई ना कोई जीता जरूर है, लेकिन दिक्कत थी कि सरकार किसकी बनेगी। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे। डॉक्टर शंकर दयाल ने जब रिजल्ट देखा तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, वही अपनी सरकार बनाएगी, सबसे पहले न्योता उसे दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की थी, तो बीजेपी के सामने चुनौती रखी गई कि आप अपनी सरकार बनाइए। वाकायदा भारत के राष्ट्रपति बीजेपी के लीडर्स को बुलाते हैं और कहते हैं आप सरकार बनाइए। बीजेपी की ओर से निश्चित था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन दिक्कत थी 161 सीट का मतलब समझिएगा, आपके पास लगभग 100 से भी अधिक सीटें कम हैं। आप कैसे सरकार बनाएंगे? तमाम लोगों को जोड़ेंगे, कांग्रेस तो जुड़ने वाली है नहीं, लेकिन बिना कांग्रेस के तो सरकार चलाना भी मुश्किल थी। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस ही थी जो 140 सीट में थी। दिक्कत थी। दूसरे दिन अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं और ज्ञापन लेते हैं कि सर हम सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने की बात हो जाती है और कुल मिलाकर बात यह हुई कि राष्ट्रपति जी ने 7 दिन का समय दिया था कि आप बहुमत साबित कर दीजिए, 7 दिन का समय है तुम्हारे पास, अपनी सरकार बना लीजिए। कुल मिलाकर बीजेपी ने तिगड़मबाजी की या किसी भी तरीके से अन्य क्षेत्रीय दलों और अन्य पार्टियों, जिन्हें थर्ड पार्टी कहा जा रहा था, उन सबको मिलाकर सरकार बना ली और भारत के प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और जो पूर्णतः हम कह सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति बने जो पूर्णतः बीजेपी से बिलोंग करते थे, पहले से ही बीजेपी में थे, यानी इनकी सरकार बन जाती है। सरकार तो इनकी बन गई और जैसे ही सरकार बनी तो संसद में पहुंचे और संसद के पहले दिन की जो कार्यवाही थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सबसे शायद दुख भरी कहानी होगी। विपक्ष ने उन पर इतने आरोप साबित कर दिए कि आपके पास मात्र 161 सीट थी और ऐसा इतिहास में आज तक नहीं हुआ, तमाम तुमने पार्टी मिलाकर आपने सरकार बना ली, क्या आप सरकार चला सकते हैं ऐसे? अटल बिहारी वाजपेयी उस दिन पहली बार अपना भाषण देते हैं और खास बात यह थी कि उसी दिन से लोकसभा की कार्यवाही लाइव की जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे से जानते थे और वो एक अच्छे प्रवक्ता भी थे, इतने अच्छे प्रवक्ता थे वो किसी भी व्यक्ति के मन को रिझा देते थे। उनकी तमाम कविताएं, तमाम पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। आज तो हम बस अटल बिहारी वाजपेयी का एक ट्रेलर दिखा रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार ही मात्र 13 दिन चली, लेकिन जैसे ही वो लंबे कार्यकाल के लिए आएंगे, पूरे 5 साल के लिए आएंगे, तो उनका जो जबरदस्त रौला दिखाई देखने को मिलेगा वो आपको अपने आप में देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। तीसरे दिन का जो सेशन चल रहा था, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मेरे पास क्या ऑप्शन रहा होगा जब हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और भारत के फर्स्ट सिटीजन, भारत के प्रथम नागरिक, भारत के राष्ट्रपति ने जब मुझे न्योता दिया तो मैं उनकी बात का उल्लंघन कैसे कर सकता था। उन्होंने कहा आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आप अपनी सरकार बना सकते हैं, क्या मैं उनसे वहां जाकर मना करता? अटल बिहारी वाजपेयी के ये जो शब्द आ रहे थे ये लाइव हो रहे थे, जिसे पूरा भारत देख रहा था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जो शब्द बोलते थे, उनके शब्दों से ही लोगों की धड़कन बढ़ जाती थी। वो एक अच्छे साहित्यकार भी हुआ करते थे। कुल मिलाकर इनके जीवन का थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन भी थी, क्रिटिकल टाइम भी था ये। और बात ये थी कि कई दिन निकल गए लेकिन काम कुछ हो नहीं पा रहा था, बस प्रधानमंत्री नाम मात्र के लिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। और जैसे ही 13वां दिन आया और खुद अटल बिहारी वाजपेयी इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सा भाषण दिया था और कहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी सरकार गिराने के बाद तुम खुद सरकार बना लोगे? अरे सरकार बना भी लोगे तो सरकार को पालोगे कैसे? अगर पाल भी लोगे तो सरकार को चलाओगे कैसे? मैं ये गारंटी देता हूं कि हमारी सरकार के बाद सरकार तुम्हारी भी चलने वाली नहीं है। और यही बात वो लोकसभा स्पीकर से कहते हैं कि लोकसभा माननीय लोकसभा स्पीकर जी, मैं अभी जा रहा हूं और भारत के राष्ट्रपति को जाकर क्या देता हूं, रिजाइन देता हूं। कहने का मतलब ये था कि उनकी सरकार को मात्र 13 ही दिन हुए थे। भारत के सबसे
कम समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड जो बनाया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया, और वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं और जाकर सीधा का सीधा रिजाइन दे देते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद क्या दोबारा इलेक्शन होंगे? अब ये फिर चर्चा का विषय था। कहने का मतलब ये था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, मात्र 13 दिन भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर रहे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड अगर रूरल रूप से देखा जाए तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का था। उन्होंने कहा था कि हम पूरा नेतृत्व तो करेंगे, आज हम पक्ष में हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन विपक्ष में रहकर बहुत कुछ कर जाएंगे। अब कांग्रेस सत्ता में आने वाली थी, लेकिन कांग्रेस के पास इतना बहुमत कहां था। जो थर्ड पार्टियां थी वो प्लानिंग बनाने लगी और कई नाम आने लगे कि किसे हम प्रधानमंत्री बनाएं। दिक्कतें होने लगी किस पार्टी का प्रधानमंत्री होना चाहिए और कहां से प्रधानमंत्री होना चाहिए। तब कांग्रेस और थर्ड पार्टियों ने मिलकर एक और नए प्रधानमंत्री की घोषणा कर दी। यानी कि इन 2 सालों में हमें 3 नए प्रधानमंत्री देखने को मिल रहे हैं। जैसे ही घोषणा की और एक नया नाम हमारे सामने निकल कर आया, जो नाम हमें देखने को मिलेगा एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा अगले भारत के प्रधानमंत्री नॉमिनेट होने थे, लेकिन इतनी आसान कहानी है नहीं। एच.डी. देवगौड़ा कहां प्रधानमंत्री बनने से पहले भी बहुत सी समस्याएं देखने को मिली। एच.डी. देवगौड़ा के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद की रेस में आगे थे। कांग्रेस ने पहले अपना खुद का समर्थन देना चाहा बीपी सिंह को, वही बीपी सिंह जिन्हें मंडल आयोग का जनक कहा जाता है, बीपी सिंह को। लेकिन बीपी सिंह ने क्लियर मना कर दिया कि मुझे प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है। इवन यहां तक कि कांग्रेस के तमाम लीडर जो थे, इन्होंने एक समय निश्चित किया था कि हम दोपहर में बीपी सिंह के घर जाएंगे और जाकर उन्हें मना ही लेंगे। और जब बीपी सिंह को पता चला कि यहाँ के लोग मुझे मनाने आ रहे हैं, तो अपनी गाड़ी में बैठे और कम से कम 3 घंटे तक दिल्ली के चक्कर काटते रहे, लेकिन उनसे मिले नहीं। और उन्होंने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहते। और जब बीपी सिंह ने ऐसा क्लियर कर दिया तो बीपी सिंह से पूछा गया, चलिए कोई बात नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते तो अपना सुझाव दीजिए, आपका प्राइम मिनिस्टर कौन, आपके दिमाग से कौन होना चाहिए। तब बीपी सिंह ने एक सुझाव दिया था कि अगर आपको किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है तो ज्योति बसु को बनाओ। ये नाम भी इस दौड़ में आगे था। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल के सीएम हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल। और इसलिए भी कहा, जब इनसे रीजन पूछा तो कहा कि अगर हम सब में राजनीतिक कैरियर की बात करें, सबसे लंबा राजनीतिक कैरियर और सबसे ज्यादा अनुभव अगर किसी के पास है तो वो ज्योति बसु के पास है। आप ज्योति बसु को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। ऐसा नहीं था कि एच.डी. देवगौड़ा इसके विरोध में थे। एच.डी. देवगौड़ा ने भी खुद कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं ज्योति बसु को प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले व्यक्ति कोई हैं तो वो ज्योति बसु हैं, इसलिए इन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए। ज्योति बसु से कहा गया और ज्योति बसु ने कहा कि मैं जब तक अपनी पार्टी बोर्ड से बात नहीं कर लेता तब तक मैं कोई भी आदेश दे नहीं सकता। जब ज्योति बसु के पास बात पहुंची तो ज्योति बसु की जो कमेटी थी, जो पार्टी थी, उसने बात की और बात करने के बाद ज्योति बसु ऐसे व्यक्ति निकले कि जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद के लिए स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने भी कह दिया कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। इससे पहले एपिसोड में मैंने देखा था कि कैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए तिगड़मबाजी चल रही थी, और वहीं इस एपिसोड में हम देख रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के मन में ही नहीं है बनने का, जिसमें बीपी सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया, ज्योति बसु ने भी मना कर दिया, और एक बार तो एच.डी. देवगौड़ा ने भी कह ही दिया था कि ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बना ही दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर था ये। अच्छा, उस समय कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, वही पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री रह चुके थे। पीवी नरसिम्हा राव के सबसे चहेते व्यक्ति एच.डी. देवगौड़ा हुआ करते थे, और उन्होंने कुल मिलाकर कह दिया कि हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो एच.डी. देवगौड़ा होंगे। और हुआ यही कि एच.डी. देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन ज्यादा समय तक इनका कार्यकाल रहा नहीं। मात्र 1996 से 97 तक, यानी 1 वर्ष तक प्राइम मिनिस्टर के रूप में सेवा करने वाले व्यक्ति एच.डी. देवगौड़ा हुए। एच.डी. देवगौड़ा प्रॉपर रूप से मैसूर कर्नाटक के रहने वाले थे और ये कर्नाटक के सीएम भी रह चुके थे। फिर बात यही थी कि जब एच.डी. देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस अपने आप से खुद से यह चाहती थी कि प्राइम मिनिस्टर तो कम से कम पीएमओ हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए। इसलिए
कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही इन पर दबाव बनाना शुरू हुआ, ये अपनी फितरत से बाज नहीं आए और ये उसी हित में काम करते थे जिस हित में पूरी पार्टी चाहे। लेकिन तकरार बढ़ने लगी, क्योंकि उस समय विदेश मंत्री थे आई के गुजराल, जिनका पूरा नाम था इंद्र कुमार गुजराल। वो विदेश मंत्री हुआ करते थे और कहीं ना कहीं उनके मन में भी इच्छा जग रही थी कि हम विदेश मंत्री तो हो ही, जबकि आप समझिए जब इमरजेंसी देश में थी तब वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, उसके बाद उन्हें विदेश मंत्री बना दिया गया था। और फिर उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा था कि कम से कम हम एक बार प्राइम मिनिस्टर बने। ये हलचल भरी जो एक वर्ष थी, इस एक साल में आखिरकार एच डी देवगौड़ा ने अपना त्यागपत्र दे ही दिया। अभी एक साल नहीं हुई कि 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। एच डी देवगौड़ा ने अपना रिजाइन दे दिया। जैसे इन्होंने रिजाइन दिया, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि ये थर्ड पार्टी के लोग हैं, ये सब हमारे दबाव में काम करना चाहिए। कांग्रेस को लग रहा था जैसे हम इतने वर्षों से हम खुद देश का संचालन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में भी हमको ही संचालन करना चाहिए था। एच डी देवगौड़ा ने रिजाइन दिया। अब फिर वही समस्याएं शुरू हो गई। अच्छी बात यह हुई कांग्रेस की ओर से कि पीवी नरसिम्हा राव ने भी रिजाइन दे दिया, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके स्थान पर एक नए व्यक्ति अध्यक्ष बनाए गए, जिनका नाम था सीताराम केसरी। ये सीताराम केसरी बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। जैसे ही सीताराम केसरी अध्यक्ष बन जाते हैं, इनके अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन खोज जारी थी कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तब माना गया कि जो विदेश मंत्री है और उनके पास अनुभव भी था, इसीलिए एक काम करते हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर जो बना देते हैं वो हम आई के गुजराल को बना देते हैं, यानी इंद्र कुमार गुजराल। और ज्यादा समय नहीं रहेंगे, 1997 से 1998 तक रहेंगे, 1997 से 1998 तक। ये 3 वर्ष देश के लिए कुछ करने के लिए नहीं थे, 2 वर्ष। इसमें बस राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। कौन क्या कर रहा है, राजनीति कहां कलाबाजी कर रही है, कोई देश के लिए महत्वपूर्ण विकास का काम नहीं हो रहा, बस पॉलिटिक्स चल रही है कि प्रधानमंत्री कोई तो लगे ऐसा आए जो परमानेंट हो। लेकिन गुजराल की लग रहा था कि शायद ये कुछ वर्ष तक, 2 वर्ष 4 वर्ष तो देश का नेतृत्व करेंगे ही करेंगे। जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बने, जैसा कि एक प्रधानमंत्री वास्तविकता में होता है, ऐसा ही कुछ काम करने लगे। अच्छे काम कर रहे थे, देश के पक्ष में बहुत अच्छे निर्णय ले रहे थे। लेकिन एक दिन ने इनकी भी राजनीति को डगमगा दिया। वो दिन क्या था, सुनो ध्यान से। आपको पता है 1991 में मैंने पूरी कहानी बताई थी कि राजीव गांधी की हत्या हुई थी। जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो एक आयोग का गठन किया गया था राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी जांच के, यानी राजीव गांधी की हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ था, जिस आयोग का नाम था जैन आयोग। एस के जैन एक व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था। और इस जैन आयोग ने, जिस समय ये प्रधानमंत्री के रूप में थे, उसी समय इस जैन आयोग ने क्या किया था, अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कि राजीव गांधी की हत्या जो हुई है वो किस कारण से हुई है और किसकी वजह से हुई है। और इस जैन आयोग ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। 1997 में इनकी रिपोर्ट आ जाती है और इस रिपोर्ट ने तो एक प्रकार से इस पूरी सरकार को झकझोर दिया। क्या कारण रहा, जब जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इसमें सभी के सभी जो आरोप लगाए वो द्रमुक पार्टी पर लगाए, जो तमिलनाडु की पार्टी हुआ करती थी। ज्यादातर आरोप लगाए, तमिल भाषाई लोगों पर आरोप लगाए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, ये जो रिपोर्ट थी इसे बिल्कुल अंडर कवर कर दिया, इसे छिपा दिया, लोगों के सामने पेश ही नहीं किया। पेश न करने की वजह क्या थी, भाई सरकार कांग्रेस की या अन्य थर्ड पार्टी के लोग मिले हुए हैं, तो पेश क्यों नहीं किया। उसके पीछे एक रीजन था कि कांग्रेस उस समय तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक पार्टी से संगठन में थी, यानी उनके साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाए हुए थी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं द्रमुक पार्टी का समर्थन मिल रहा था कांग्रेस को। अगर ये रिपोर्ट सामने आई तो ये गठबंधन टूट जाएगा और कांग्रेस एकदम भिन्न भिन्न हो जाएगी। इंद्र कुमार गुजराल पर प्रेशर था कि वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हैसियत से देखें तो उन्हें वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री थे।
उन्हें वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी थी। अब दोनों तरफ समस्याएं थी। इधर सीताराम केसरी चाहते थे कि ये फाइल सार्वजनिक हो ही ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जबकि आई के गुजराल के मन में था और पूरे मूड बना लिया था उन्होंने कि इसे तो मैं कम से कम सार्वजनिक करूंगी, कम से कम मेरे राजनीतिक कैरियर पर कोई दाग ना लगे। इसी क्रम में ये जो तिगड़मबाजी चल रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसी तरीके से किसी भी तरीके से ये रिपोर्ट बिना किसी के किए अपने आप आउट हो गई ये न्यूज। जब ये न्यूज आउट हुई तो विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई थी, जो किसी न किसी एक बहाने को ढूंढ रही थी, कैसे भी कोई लीक पॉइंट मिले और इस सरकार को गिराने का मौका मिले। और वही हुआ। जैसे ही बीजेपी को इसके बारे में पता चला, इन लोगों ने जो हंगामा किया, और हंगामा तो सही भी था, क्योंकि एक रिपोर्ट जो आई है, ये आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, ये सार्वजनिक होना आवश्यक थी। वो एक प्रधानमंत्री की रिपोर्ट है, कोई एक सामान्य से व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं थी। और इन्होंने जो हंगामा किया, इस दबाव, इतना दबाव बना प्रधानमंत्री पर, इतना दबाव बना कि इस जैन आयोग की रिपोर्ट को फिर भी बाद में सबके सामने लाया गया। इससे प्रधानमंत्री पद की थोड़ी सी किरकिरी हो रही थी। और इसको देखते हुए विपक्ष का इतना प्रेशर बना, इतना प्रेशर बना कि आई के गुजराल को भी रिजाइन देना पड़ गया, यानी त्याग पत्र देना पड़ गया। और 1996 से 98 की जो राजनीति देखने को मिली, इसमें वही गठबंधन, वही कुछ छोटे छोटे समय के लिए प्रधानमंत्री का बनना, ये देश के भविष्य के लिए कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था। और ये तो भारत में एक परंपरा बन गई थी, और परंपरा ने तो दो नई पार्टियों को जन्म दिया जो गठबंधन से काम करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। कांग्रेस ने इन गठबंधनों को देखकर एक नई पार्टी बनाई जिसे यूपीए कहा जाता है, और बीजेपी ने इन सभी गठबंधनों को देखकर एक और नई पार्टी बनाई, यानी एक गठबंधन का एक समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया जिसे एनडीए कहा जाता है, जो आज भी भारत में कार्यरत हैं। लेकिन प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया। प्रश्न यह है, क्या गठबंधन की सरकार देश के हित में काम कर पाती है, या अगर वो गठबंधन की नहीं है, वो सिंपल अकेले लड़ रही है और वो जीत कर आ रही है पूर्ण बहुमत से, क्या वो देश के कार्यों को करने के साथ साथ मोनोपोली से दूर हो सकती है? क्या वो डेमोक्रेसी में बिलीव कर सकती है? ये प्रश्न तो अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि जिसकी सरकार होती है माननी तो उसी की पड़ती है। आज की क्लास छोटी क्लास थी, क्योंकि कार्यकाल भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और कुछ ज़्यादा फैक्ट नहीं थे, बस राजनीतिक एयरफेयर थे। कल की क्लास लेकिन बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, जिसमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आने वाली है, और अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ेंगे, जिसमें हम उनके द्वारा किए गए तमाम अच्छे कार्यों को पढ़ेंगे, और उनकी राजनीतिक जीवन पर जो दाग लगाए गए उन सब के बारे में हम समझेंगे, क्या घोटाले हो सकते हैं और क्या उनका कैरियर हो सकता है, और कहाँ उनका बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पर हम देखेंगे 1998 में कैसे भारत दूसरी बार परमाणु परीक्षण करता है पोखरण में। जहां हमने इंदिरा गांधी के साहस को देखा, वहीं हम अटल बिहारी वाजपेयी के साहस को भी देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर परमाणु परीक्षण होता है। फिर 1999 में भारत के प्रधानमंत्री व भारत सरकार व भारत की सेना कैसे पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में पराजित करती है। कल की वीडियो बहुत यूजफुल रहेगी, आप इंतजार करेंगे और बहुत अच्छी वीडियो रहेगी। आज के लिए मैं यहीं अपनी क्लास को खत्म करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।